आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, फिर स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। आप देख रहे हैं महाकवि। जी हाँ, परिणाम लगातार घोषित होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की अगर बात करें तो पूरे देश में 295 का आंकड़ा अभी भी कांस्टेंट है। INDA की अगर बात करें तो 229 सीट पर लगातार कायम है, और वहीं अदर्स की अगर बात करें तो 19 सीटों पर अभी जो है उन्होंने बढ़त बनाई रखी हुई है। मैं स्वागत करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 3 बार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त खूबचंद पारख जी का, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। पारख जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय सोनी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके का अब की बात 400 पार का नारा चल रहा था, मैं फिर कहूंगा वहां तक भारतीय जनता पार्टी लगभग 105 सीटें पीछे है। आखिर इसके क्या कारण हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की सीटों पर, 11 सीटों पर, जहां का आंकड़ा बता रहा है कि एकमात्र सीट जो सरोज पांडे है वे पीछे चल रही हैं। बाकी की पूरी 10 सीट जो है उनमें भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णायक बढ़त बढ़ा ली है। अब कह सकते हैं कि निर्णायक बढ़त बढ़ा ली है। वहीं दूसरी तरफ हम अगले राज्य की बात करें, जिससे हमारा सीधा सरोकार है और जहां के दर्शक इंडिया टाउन न्यूज पर सीधे तौर पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने टकटकी लगाए हुए इंडिया टाउन न्यूज चैनल को जो है लगातार देखा है, सराहा है। वहां की बात करें मध्य प्रदेश की 29 सीट है, जिनमें सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिला जब मोदी लहर थी, तब भी कमलनाथ का जो अवैध किला था, अवैध गढ़ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सेंधबाजी कुल लगभग 65,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बात करें कमलनाथ की तो कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है, न केवल मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें अगर छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, तो छिंदवाड़ा में भी उन्होंने कहा है कि जनता का जो फैसला है सिरोधार्य है। मीटिंगों का दौर चालू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो पाला बदलने में माहिर रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे लोकसभा चुनावों में। उनसे कांग्रेस जहां संपर्क कर रही है, वहीं पीएम मोदी ने संपर्क किया है, बात की है चंद्रबाबू नायडू से। खबर ये भी है 9 तारीख को चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। अजय जी, आप पे आता हूँ सीधे तौर पे। पारख जी हैं, सवाल आप ही पूछिए। बहुत बहुत स्वागत है चंद अंकल का। राजनांदगांव की राजनीति सहित प्रदेश की राजनीति में खूबचंद पारख जी वह चेहरा है जिन्होंने कई लोकसभा चुनाव देखे हैं। इस बार के चुनाव में केंद्र में मोदी सरकार की गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते पहला सवाल मैं खूबचंद अंकल से ये पूछना चाहूंगा। अंकल, आपने जनसंघ के दौर से भाजपा को देखा है। आपके समय में पार्टी ही सब कुछ होता था। इस बार पार्टी को किनारे करके केवल मोदी को सामने किया गया, केवल मोदी जी ही सामने रहे, केवल मोदी की गारंटी सामने रही। इसे लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या इसका नुकसान होगा? रिजल्ट में तब्दील हो रहा है। मोदी जी हमारे दल का नेतृत्व करते हैं और उनके नेतृत्व में हमने 2 बार लगातार भारत में अपनी सरकार बनाई है। 30 साल के बाद अवसर आया जब किसी एक दल की सरकार बनाने का 2 बार मोदी जी को अवसर मिला।
उसके पहले मिली-जुली सरकारें बनती रही है। मोदी जी ने कई चमत्कारिक निर्णय भी लिए, हिंदुस्तान की विश्व में एक अलग पहचान बनाई, पूरे विश्व में रहने वाले भारतीयों का वहाँ विदेश के लोगों से परिचय कराया और एक तरीके से संदेश दिया बड़े बड़े देशों को कि अमेरिका भी अगर आज इतना आगे बढ़ रहा है तो हिंदुस्तानियों के कारण, जापान भी आगे बढ़ रहा है तो हिंदुस्तानियों के कारण, ऑस्ट्रेलिया भी आगे बढ़ रहा है तो हिंदुस्तानियों के कारण। विदेशी लोगों की संख्या हिंदुस्तान से बाहर भी जो इंडियंस हैं उनकी उस देश के संचालन में एक अलग भूमिका रही है। इसलिए मोदी जी ने देश को परिचित कराया, देश की युवा शक्ति को विश्व के अन्य क्षेत्रों में परिचय बढ़ाया। पहले किसी व्यक्ति को जब भारतीय कहते थे तो विदेश के अन्य लोग नाक भौं सिकोड़ते थे, और अब पता चलता है ये भारतीय है तो उससे संबंध बनाना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, उससे संवाद करके रिश्ते बनाना चाहते हैं। और मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर केंद्रित जो सब्जेक्ट थे जिसके लिए हम लगातार लड़ रहे थे, 1952 में जनसंघ बना, नेहरू जी के तुष्टीकरण की नीति के चलते जो कश्मीर को भारत से अलग थलग करके 370 और 35 लगा करके वहाँ के नागरिक अलग, वहाँ देश के अन्य कोने के लोग चले जाएं तो रह तो सकते हैं लेकिन नागरिकता नहीं मिलती, व्यवसाय नहीं कर सकते। वहाँ वर्षों से जो सफाई कर्मचारी पंजाब के थे वो वहाँ रहते जरूर थे लेकिन उनका खुद का मकान नहीं था, खुद की कोई जमीन के बाद भी पारिक जी, मैं सीधा सवाल यही करूंगा कि मतलब 400 पार का नारा भी जो दिया था वो मोदी जी ने ही दिया था। अगली बार 400 पार, ये जो आप बता रहे हैं 295, इसमें कहाँ एक कमी रह गई या ये अति आत्मविश्वास था जिसके कारण 400 पार की बात कही जा रही थी? देखिए चलेंगे तब ये निश्चित है कि हम सरकार बनाने के लायक होंगे, ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन 400 पार बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन कुछ कमी जो है किन कारणों से आपको नजर आ रही है? कमी का सवाल ही नहीं उठता। हम 2014 में जब चुनाव मैदान में आए, लोकसभा के चुनाव में, और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का पार्टी ने निर्णय लिया, उनको मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया, उस टाइम भी हमने 270 प्लस का नारा दिया था और ये कहा था कि बीजेपी अलायंस तो आएगी आएगी लेकिन बीजेपी अपने दम पर 270 प्लस। तो उस टाइम भी लोग कहते थे अरे कहाँ दिल्ली दूर है, कहाँ 270 आने वाली है, बल्कि जब वो चुनाव संपन्न हुए तो हमने 283 पाया, हमारे अलायंस के भी 40-50 सीटें आई। फिर जब पिछली बार 2019 के चुनाव हुए तो हम लोगों ने 300 पार का नारा दिया था, तो लोग बोलते थे ये तो दूसरी पारी है, इनकन्वेंसी है, कहाँ से इतनी सीटें आएगी। तो 303 हमको स्वयं की सीटें मिली और बाकी मिलाकर 353-55 सीट मिली। अब उससे बढ़कर ये सोचा जाएगा और पूरा प्रभाव भी बढ़ा, बहुत बड़े बड़े काम भी किए और एक वायुमंडल बना। तो 400 पार का नारा दिया और 400 पार के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। कुछ 2-3 प्रांत हमारे अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं आ पाया, इसलिए हम 295 में जरूर दिखते हैं, लेकिन वो 2-3 प्रांत अगर उत्तर प्रदेश की जो हमारी अपेक्षा थी, महाराष्ट्र की अपेक्षा थी, पश्चिम बंगाल की अपेक्षा थी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, बिल्कुल आपने उत्तर प्रदेश की बात की और कारणों पर भी आप आ रहे हैं। एक नेताजी के बाद या कहना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव के बाद ये अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा जिसको लेकर बहुत सारी बातें भी चल रही थी कि लगातार वो जो है अपने प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं, फिर दूसरे प्रत्याशी बदलते जा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो दोनों लड़के कह रहे थे या दोनों युवक कह रहे थे या दोनों छोरे कह रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी अखिलेश और राहुल। लेकिन ये जो फिगर बता रहे थे कहीं ना कहीं इस बार और ज्यादा स्थापित नेता बनकर
अखिलेश यादव उतरे, बीएसपी की अगर बात करें तो 0 के फिगर पे है। ये इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, देखिए वहां पर राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और उसको बनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, लगातार की गई। इन चुनावों में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है राम मंदिर का रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जनता के बीच थी। बावजूद इसके योगी अलग बैठे हुए हैं जिनकी कार्यशैली, जिन्होंने अच्छी खासी बड़े मार्जिन से सरकार बनाई है। बावजूद इसके अगर फिगर जो है भारतीय जनता पार्टी प्लस का 37 पे जाता है और कांग्रेस प्लस जो है 42 पे जाती है, क्या एक कमी आपको ऐसी लगती है पारक जी? क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, राजनीति को बेहतर से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके जो कमेंट्स होंगे क्या होंगे? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जो इंडिया अलायंस था उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा परिश्रम किया, दिन रात एक कर दिया और इस परिणाम को इस दिशा में ले गए कि इंडिया अलायंस का, एनडीए का जो आंकड़ा था वो पीछे रह गया और ये आगे रह गए। ऐसी बात नहीं है, कहीं न कहीं चाहे वो विश्वसनीयता का सवाल हो, चाहे प्रत्याशी चयन का सवाल हो, क्योंकि वहाँ पर जाति समीकरण भी राजनीति में हावी रहे हैं। कहीं अगर हमने बेहतर कर लिया तो उसका परिणाम हमारी ओर आ जाता है, कभी हमसे बेहतर उम्मीदवारी की दृष्टि से, जातियों को साधने की दृष्टि से कर लिया तो ये जो परिणाम आए हैं वो हमारे आंकड़े के हिसाब से आश्चर्यजनक जरूर है और चिंतन भी करना पड़ेगा। और केवल यहीं पर या इस चुनाव के बाद ये चुनाव की यात्रा खत्म नहीं होती है। अभी 24 के बाद हमारा 29 है, हमने तो 47 तक का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और कोई ये डेडलाइन नहीं हो गई। 295 में भी सरकार बनेगी, कुछ छोटे मोटे दल का सहयोग भी मिलेगा, ये आंकड़ा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और इस बार ये जो आंकड़ा आया है, जनता का जनादेश आया है, हमसे कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। उत्तर प्रदेश जैसा क्षेत्र जहाँ पर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये एक स्वर बन चुका था, एक नारा बन चुका था, पूरे देश के लोग गए। वहाँ क्या कमी रही उसकी तो समीक्षा करने का विषय है, तत्काल उस पर कुछ कह देना उचित नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार जो कुछ कमी रह गई है उसको हम 29 में करेंगे और अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य था, कोई आज यहाँ यानी हमारा स्टोरी खत्म नहीं हो गई। हमने 1952 से लेकर 2014 तक 2014 तक 370 और 35A को लेकर चले। कश्मीर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उसकी संगोष्ठी करते रहे और कश्मीर देश से अलग कैसे है, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, लाल चौक में तिरंगा फहराने से लोगों को मार क्यों दिया जाता है, ये सब चीज को हम करते रहे तो कोई हमारा उसी टाइम हमारे मुंह से निकलते ही वो हमारा आंदोलन पूरा नहीं हुआ। उसके लिए 70 साल की यात्रा भी करनी पड़ी है। तो 400 पार ये तो सीटों का आंकड़ा है। 70 खूब चंद अंकल, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। 70 साल की यात्रा की बात आपने की। 70 साल के इस यात्रा के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे, जिन्होंने पार्टी को सींचा, उन्हें पार्टी को जागृत किया, आरोप ऐसे भी लगते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उन्हें हाशिए पर भेज दिया गया। चाहे वो जोशी जी की बात हो, चाहे वह आडवाणी जी की बात हो, चाहे वह राजनाथ सिंह जी की बात हो। तो इन चीजों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? भाई मैं तो इस प्रकार का सोचता नहीं कि कुछ किसी को बीजेपी में, और खास करके हम लोग विचारधारा केंद्रित राजनीति करने वाले लोग रहे हैं और हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि लोगों को जोड़ जोड़ के पार्टी को बढ़ाएं। केवल हम अपनी वोट की संख्या को स्थिर कर देंगे तो
हम शिखर पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आखिर हमारे वोट बैंक को बढ़ाना है, 40%, 45%, 50%, 55% तक ले जाएंगे जब दिल्ली की सत्ता पर एक छत्र राज होगा और जब हम अपने जो घोषणाएं हैं उस पर अमल कर सकेंगे। इसलिए हम तो जोड़ने का काम करते हैं और हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका हमारे यहाँ परंपरा रही है कि उनका एक सम्मान होता है। आडवाणी जी का महत्व जीवन पर्यंत तक रहेगा। मोदी जी भी उनका सम्मान हमेशा करते हैं, करते रहेंगे, उनसे मार्गदर्शन वो लेते हैं, लेते रहेंगे। अब व्यवहार में तो स्टोरी बन जाती है, देखो उसको किनारे कर दिया, देखो उसको किनारे कर दिया। जोड़ने से ही एक बात आपको बीच में और रोकना चाहूंगा कुपचंद अंकल जी, जोड़ने से ही एक बात मुझे याद आई कि बीते कुछ समय में मयंक सर आपसे भी बिल्कुल कि हाँ, लगातार जोड़ने के मसले में कांग्रेस के इतने सारे लोगों को भाजपा ने जोड़ लिया कि कांग्रेस के पुराने और स्थानीय नेता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। इसमें एक सवाल मेरा और रहेगा पारक जी कि जो दूसरे दलों से आए हुए नेता थे, ज्यादातर जो है कांग्रेस से जो है नेता आ रहे थे, उनको टिकट दे देना, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अगर उसके अंक कम हुए हैं, अंक तालिका में कहीं ना कहीं उसके फिगर में कम आ रहे हैं, तो शायद मेरी बात से अजय जी इत्तेफाक रखें, बिल्कुल बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही आ रही है। मैंने ये सवाल जो है कांग्रेस के नेता से ही पूछा था, जो लगातार आते गए उन लोगों को टिकट दे दी गई और जो दूसरे नेता थे जो लगातार 4-5 साल या लंबे समय से जो तैयारियां कर रहे थे उनको टिकट न देना, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि स्थानीय नेता जो रहे हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन उनको टिकट न देके किसी और को टिकट? इससे पहले जो है एक बार ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जो है ये सवाल जारी रहेगा, आप कहीं जाइएगा मत, इंडिया टाउन न्यूज़ में बने रहिए। वक्त है एक ब्रेक का। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ ही देश की हर सीट का हर पल अपडेट, कौन है किसके आगे, किसने मारी बाजी, जनता ने किसके सर पहनाया ताज और किसके किया खारिज, देखेंगे सबसे तेज नतीजे। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक देश की बड़ी सीटों से लाइव और स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषण, राजनीति के जानकारों की टीम से हर जीत पर चर्चा, नतीजे सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल, अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए मेरे साथ जराइम, हर रविवार रात 8 बजे। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मार। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम। देखिए मेरे साथ टाउन पॉलिटिक्स, रात 8 बजे। संस्कार धानी से लेकर बस्तर तक की खबर, साथ में दुर्ग और इस्पात नगरी भिलाई के समाचार। इंडिया टाउन न्यूज लेकर आ रहा है अपना खास बुलेटिन शाम 6 बजे। संस्कार धानी से बस्तर तक का सफर वाया दुर्ग भिलाई। देखिए आपकी अपनी खबर सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। संस्कार धानी टू बस्तर वाया दुर्ग भिलाई। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। जीत का जश्न भी नहीं मनाना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 पर बीजेपी आगे है। बता दूं कि ज्योत्सना महंत ने निर्णायक बढ़त बना दी है। वहीं अगर हम बात करें तो शाम 7 बजे मोदी सारे नेताओं से मिल सकते हैं, ऐसी बातें जो है सूत्रों के मुताबिक निकल कर आ रही है। जीत का जश्न जो है मनाने में संशय इसीलिए है क्योंकि अब की बार 400 पार का जो नारा था कहीं ना कहीं फैल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ हैं खूबचंद पारक जी और अजय सोनी जी, जिनसे मैं लगातार बात कर रहा था। एक सवाल जो है सवाल ये था, भारतीय जनता पार्टी को क्या भारतीय जनता पार्टी ने ही हराया है, क्योंकि इसका जश्न मनाने में भी संशय है। जीत का तो जश्न मनाएंगे ही, ऐसा निर्देश रहता है कि चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आजकल जिस दिन मतगणना होती है उस दिन तक आचार संहिता लगी रहती है, तो जीत का जो जुलूस या अन्य है वो अगले दिन या 2-3 दिन बाद जुलूस निकाला जाता है। और पार्टी कार्यालयों में तो चल ही रहे, राजनांदगांव बीजेपी कार्यालय में उस दिन के 11-12 बजे से लगातार पटाखे फूट रहे हैं, रायपुर में भी फूट रहे हैं। अब जश्न का मतलब कोई नाचे कूदे उससे ही थोड़ी होता है। जश्न तो है, खुशी का माहौल तो है। जरूर है, अपेक्षा जो हमारी थी उस कुछ सीट हम पीछे रह गए। सरकार तो हमारी ही बन रही है। दुखी जो है ना बीजेपी के लोग नहीं है, केवल अपेक्षाएं जो हमारी थी उससे हम थोड़े पीछे दिख रहे हैं। दुखी और दुख अगर जानना है तो ये राजनांदगांव में जो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे कद्दावर नेता है, वो भाजपा के पूर्व सांसद जो वर्तमान में सांसद हैं संतोष पांडे, जो बीजेपी के एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों वो उनको पराजय का मुख देखना पड़ा है। तो अगर दिल्ली में हम जीत रहे हैं, 220 सीट पा गए करके दूसरे के बच्चे को गोद में लेकर खुशियां मनाने की परंपरा कांग्रेस की होगी। वो कोशिश कर रहे हैं, खुशी मनाने का हक तो हमको ही है, किसी दूसरे को थोड़ी। चलिए, खुशी मनाने का हक आपको ये पारक जी। इस बीच में अजय जी जो ब्रेकिंग आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली स्थित कार्यालय है उसके बाहर जो होर्डिंग लगाई गई थी वो हटा ली गई। सन्नाटा पसरा हुआ है। बैठक जो चल रही है जेपी नड्डा के घर पर चल रही है। कहा जा रहा है कि 7 बजे जो है वहां पर पीएम मोदी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये ब्रेकिंग है दिल्ली से। मतलब पारक जी तो हमारे साथ हैं, जीत का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। 2 दिन बाद मनाएंगे, 3 दिन बाद मनाएंगे, देखते हैं कि और उनके साथ कौन आ सकता है। लेकिन बहुत सारा जो है 7 लोगों का जुड़ने का अब यहाँ सवाल नहीं उठता, क्योंकि अदर्स में सिर्फ जो है 19 लोग ही दिखाए जा रहे थे। आंकड़ा बहुत कम है। ऐसे में 296 पर अटक जाना, और ये जो खबर आ रही है दिल्ली ऑफिस के बाहर की जो तस्वीरें हैं, क्या कुछ कह रही हैं, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, इसके बाद जो है बिल्कुल सर, दिल्ली अगला सवाल रहेगा। बिल्कुल सर, दिल्ली ऑफिस के सामने की जो तस्वीरें हैं, दरअसल मैंने पहले भी इन बातों को कहा है। अभी खूबचंद अंकल से इस मामले में एक सवाल भी किया। बीजेपी अब एक व्यक्ति पर केंद्रित, हाँ 2 व्यक्ति दिया गया था, अब की बार 65 पार, लेकिन वह उस नारे को चरितार्थ किया कांग्रेस ने। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के द्वारा दिए जाने वाले नारे यदि पूरे नहीं होते तो वह ईगो का मामला हो जाता है। हालांकि खूबचंद अंकल जी ने कहा कि सरकार तो हम ही बना रहे हैं, लेकिन सरकार भाजपा नहीं बना रही है, सरकार एनडीए बना रही है। बिल्कुल बड़ा सवाल है खूबचंद जी, पारक जी, बड़ा सवाल ये है कि पिछले बार 303 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लेके आई। इस बार उतना आंकड़ा एनडीए भी नहीं छुपा रही है। हम सरकार बना रहे हैं, ये एक अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। अजय जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि
जहां पिछली बार जो है 2019 के चुनाव में 203 सीट से आकर पूरा एनडीए सिमट जा रहा है 296 पर। निश्चित ही ये कहीं ना कहीं अगर पोस्टर हटाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स अगर हटाई जा रही हैं, निराशा तो है, आप माने या ना माने, दिखाई दे रही है तस्वीरों में। अरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपेक्षा जो थी उसमें कुछ कमी रह गई। अब इसमें निराशा और आशा की कोई बात होती नहीं है। चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ते तक हमने अपनी बात पूरी ताकत से कही, उन लोगों ने अपनी बात पूरी ताकत से कही। आज जनता के जनादेश को हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, उनको भी स्वीकार करना ही चाहिए। हमारे लिए कोई हताशा का विषय नहीं है ना, उनके लिए जश्न मनाने का विषय नहीं है। ये तो सब चलते रहेगा और चुनाव के बाद जो आगे पीछे के दृश्य जो बनेंगे। अब दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में अभी तक जो आपके ये टीवी में जो स्क्रीन में जो आंकड़े हैं, दिल्ली में 7 के 7 सीटें बीजेपी ने जीती है। और लोग कह रहे थे कि केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाले का मामला है उसको लेकर उसको सिंपैथी मिलेगी। न्यायालय ने भी, मैं नहीं कह सकता सीधा सीधा, लेकिन न्यायालय ने पहली बार ऐसा फैसला दिया जो विधि के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि जिसके ऊपर प्रकरण चल रहा है, ऐसे तो बहुत से लोग जेल में रह के चुनाव लड़ते हैं। हेमंत सोरेन भी जेल में रहकर चुनाव लड़ रहा है। केवल इनको अंतरिम जमानत देकर 15 दिन प्रचार करने की छूट क्यों दिया, लोग सवाल कर रहे हैं। वो 15 दिन तक आए, घूमे फिरे, कल हनुमान जी को नमस्ते किया, फिर क्या बोलते हैं अपने कार्यालय में जाके लोगों को संबोधित किया, उसके बाद जाके जेल में बैठ गए। कोशिश बहुत की कि 5 तारीख तक बढ़ जाए, 6 तारीख तक बढ़ जाए। अब आप बताइए, अगर ये निर्णय, अच्छा पहली बात, ईडी जो एक्शन लेती है उसमें कहीं केंद्र सरकार का सीधे हस्तक्षेप होता नहीं, वो स्वतंत्र एजेंसी है। अब उस पर भी लेकर के सवाल उठाते थे और 7 में 7 सीट वहाँ जीते हैं, तो दिल्ली में जश्न मनेगा किसी प्रक्रिया के अंतर्गत। शाम के 7 बजे का टाइम नड्डा जी के यहाँ नहीं आने वाले हैं, शाम के 7 बजे बीजेपी कार्यालय में आने वाले हैं। हाँ, और आ रहे हैं तो आएंगे, संबोधित करेंगे, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, मोटिवेशन करेंगे। अंकल, ईडी को लेकर ही एक सवाल है मेरा आपसे। आपने कहा कि ईडी केजरीवाल के ही मामले में और संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को साफ तौर पर यह निर्देश दिया कि बिना जांच के और बिना हमारी अनुमति के आप किसी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। क्या यह केंद्र सरकार और ईडी की जुगलबंदी पर नकेल डालने जैसा नहीं था? मेरे को समझ नहीं आया। अरे गिरफ्तारी नहीं करेंगे, गिरफ्तारी रोज हो रही है अभी भी। जिसका केस बनेगा, जो पूछताछ के दौरान जिसको जेल भेजने के का संविधानिक प्रावधान है, जाएगा, वो कार्रवाई कोई बंद नहीं हुई है। और कोई उसको जांच के बाद केजरीवाल को किसी प्रकार के उन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वो पूर्ण ईमानदार थे, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था, वो बरी हो गए, ऐसा तो है नहीं। उनके ऊपर शराब घोटाले का मामला बना है और ये केजरीवाल वही हैं जैसे गांधी जी ने देश को आज़ादी के लिए कांग्रेस के साथ काम किया और जब आज़ाद हो गया तो उन्होंने कहा अपना काम खत्म हुआ, कांग्रेस को ख़त्म करो। और अन्ना हजारे ने भी इनके साथ कहा भाई राजनीति अपने लिए विषय नहीं है ना, और अपने को हर हालत में कैंडिडेट तय करना है कि नांदगांव में संतोष पांडे ईमानदार हैं, इसको वोट दो, फलानी जगह ईमानदार कैंडिडेट के ऊपर हम हाथ रखेंगे और जनता से अपील करके, चाहे वो किसी दल का होगा, उसको हम जितवाएंगे। ये अन्ना हजारे और केजरीवाल का संकल्प था। अब उससे हटकर इन्होंने राजनीतिक दल बनाया, 3 बार जीत गए तो कूदने लगे, रोज केंद्र की सरकार को चुनौतियां देने लगे। दम है, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके बताओ। बस और जब गिरफ्तार, ये हिम्मत वाली बात पे एक सवाल मेरा और है कि सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय को बार बार
चुनाव के दौरान सर आपको भी याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो मसले थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही वो मामला सामने आया। लेकिन एक चीज कहूंगा अजय जी, ये जो सारे मामले हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बोले या कांग्रेस बोले, ये इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया आपका, या ये जो ईडी का मसला सारे मसले हैं, या ईवीएम वगैरह, ये सारी चीज मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा प्रभावी रही है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी या उसके जो सहयोगी दलों ने मोदी के खिलाफ जो माहौल बनाया उसका असर है। देखिए, मैं सीधे तौर पे पारक जी में आप पे आऊंगा। आपके लिहाज से जो है ये जो डैमेज जो हुआ है, सबसे बड़ा जो रहा है वो एक आपका राज्य है उत्तर प्रदेश रहा है, महाराष्ट्र भी रहा है। कारणों पे अगर हम जाएं तो अजय जी मैं आपसे भी कारण पूछना चाहूंगा, उसके पहले जो है पारक जी से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे कारण रहे हैं और किसके कारण ये जो अंक जो दिखाई दे रहे हैं ये कम दिख रहे हैं? 298 पे अगर आके रुका हुआ है आंकड़ा, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में सीट कम होना मानते हैं? पश्चिम बंगाल में बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन वहां पर भी जो है अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिल पाना। क्या कांग्रेस जो जिस तरीके से या उसके जो सहयोगी दल है प्रचार कर रहे हैं, एक आरक्षण का मुद्दा अजय जी, दूसरी चीज वो जो 1 लाख वाली योजना थी जी, क्या इन योजनाओं पे या न्याय योजना जो थी राहुल की कांग्रेस की, इन पे जनता ने भरोसा किया है? पहले अजय जी यही सवाल पूछने का पारक जी। देखिए मयंक सर, 1 लाख वाली जो बात थी अभी महातारी वंदन योजना में छत्तीसगढ़ में तो महिलाओं को मिल ही रहा है। मेरे हिसाब से उस योजना पर तो सीधे सीधे महिलाओं ने भरोसा नहीं जताया। दूसरी बात, यदि सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिन चीजों को लेकर कांग्रेस बहुत मुखर रही कि भारतीय जनता पार्टी यदि आती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, चाहे वो मंगलसूत्र वाली बात हो, चाहे वो संपत्ति वाली बात हो, तो इन चीजों को पूरे देश में ना सही लेकिन क्षेत्र विशेषों में कांग्रेस और उसके घटक दलों ने बहुत प्रमुखता से जनता के बीच रखा और उसमें सफल भी रही। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, इन लोगों ने जिन चीजों को सामने रखा उन चीजों को जनता ने समझा और परिणाम आपके सामने। इसके इतर यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनहित के मुद्दों को जनता के सामने रखने के बजाय केवल INDIA की खामियों को प्रमुखता से सामने लाने का प्रयास। पारक जी आपसे क्या वजह रही है? मतलब उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं, कुछ राज्य पश्चिम बंगाल में भी है इस तरीके के परिणाम, मतलब कहीं ना कहीं जो है INDA जो है जिस तरीके से प्रचार करा था उसमें सफल होता हुआ दिखाई दिया। 226 बड़ा फिगर दिखाई दे रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में तो काफी लंबे अरसे से ये कहा जाता रहा है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और इधर उधर से लाए हुए जो मुस्लिम लोग हैं उनको विशेष प्रकार की रियायतें दे करके, अभी जैसे एक एक्सपोजर आया सामने, कोर्ट का निर्णय आया कि आपने OBC आरक्षण में जो जातियों का समावेश किया है उसको गलत किया है, इसलिए उसका 2010 या कौन से ईयर है वहाँ से उसको लागू किया जाना चाहिए। और उसमें पता चला कि 100 कुछ जातियां हैं, बस उसमें 65-67 जातियां, 70 जातियों को शामिल किया गया है। उसमें 5 या 7 जातियां थी जो हिंदू थी, बाकी सब मुसलमान थे। इसका दृढ़ता के साथ हम लोगों ने विरोध किया, उसका कहीं हमको लाभ मिला। पश्चिम बंगाल में जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में लोगों ने एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया है। कोई पश्चिम बंगाल में बीजेपी शुरू से बहुत प्रभावशाली राजनीतिक दल के रूप में, एक ताकत के रूप में थी, ऐसा तो था नहीं। बीजेपी ने पिछले 15 वर्षों में वहां पर अपनी जमीन तैयार की, जहां कम्युनिस्टों का लगातार 30 साल तक सरकार थी। कांग्रेस वहां लगातार हावी रही, वहां पर TMC बाद में बनने के बाद लगातार हावी रही। हम तो जीरो में थे,
जीरो में थे। पिछली बार हमने विधानसभा का चुनाव अब की बार 200 पार कह के लड़ा। अब आप उस पर बोलोगे 200 पार कहा था, 78 आया। अरे विश्लेषण कीजिए, 78 सीट भी उस टाइम की दृष्टि से जहां पर हमारा जीरो बेस था, वहां पर लाना हमारी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अभी अन्य जातियों को जोड़ के आरक्षण वाले विषय को हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। जनता के ऊपर हमारी बात उनको ऐसा लगा कि हमारे अहित में कह रहे हैं। ममता जी की बात को उन्होंने कहा कि हमारे फेवर ले रही है। झूठ बार बार चलता नहीं है। संघर्ष तो हमको करना पहले भी पड़ा है, संघर्ष तो हमको पहले भी करना पड़ा है, आगे भी करेंगे। आपको आज बोलूँगा तो आप हंसेंगे कि 24 की बात करो, आप 29 की क्यों कर रहे हो। आपको 29 में बदला हुआ दृश्य दिखेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है स्थापित कर पाए थे आप? अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको बोल दिया। हमारे मोदी जी बोलते थे अखिलेश और राहुल को 2 शहजादे करके। इन शहजादों का कोई करामात नहीं है। कैंडिडेट चयन की दृष्टि से कुछ हमसे बेहतर कर गए और हमारे कैंडिडेट की तुलना में लोगों ने उनको सहयोग देने का मन बना लिया, तो परिणाम आ गए हैं। फिर आत्मचिंतन करते हैं लोग, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, फिर अवसर आएगा, लोग बोलेंगे सुधारना है, पिछली बार हमसे गलती हो गई। पिछली बार आप अभी बात कर रहे थे कि नारा 65 का छत्तीसगढ़ में बीजेपी का था और कांग्रेस को मिल गया। अरे तो आप तो नांदगांव में रहने वाले लोग हो। कांग्रेस का जन घोषणा पत्र नांदगांव में घोषित हुआ था। 36 घोषणाएं की थी और बड़े बड़ी घोषणाएं थी। हम आएंगे तो 2500 धान का भाव देंगे, हम आएंगे तो बिजली का बिल हाफ कर देंगे, हम आएंगे तो महिलाओं को बोलते थे क्यों शराब बंद करना है कि नहीं करना है? बोले करना है। बोले जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम आते ही शराब बंद करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर कहोगे वो 36 घोषणा पत्र में उन्होंने 6 को भी पूरा नहीं किया, केवल धान को छोड़ करके। और उसका परिणाम ये आया कि हम लोग 5 साल उनके अगेंस्ट में इनकन्वेंसी बनाने में लगे रहे। उनके छोटे से जनप्रतिनिधि से लेकर बड़ा से बड़ा मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, संघर्ष किया। और आप लोग भी मानने को तैयार नहीं थे। विधानसभा के इलेक्शन के परिणाम के पूर्व आप भी मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तो बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ भूपेश आ रहा है। आपकी भी जो सोच थी उससे उल्टा परिणाम आया और छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाया। चलिए, इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको देता हूँ। शेयर बाजार जो है बंद हुआ है और काफी लुढ़क करके बंद हुआ है। खबर यह है कि 40 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए हैं। इधर एनडीए का जो आंकड़ा है या अंक है वो खिसके हैं, वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार में भारी मायूसी दिखाई दे रही है। सुबह इस तरीके से खुला था शेयर बाजार, तभी से जो है उसमें मंदी का दौर दिखाई दे रहा था। लगातार जिस तरीके से आंकड़े बनते रहे, बिगड़ते रहे और खिसकते रहे नीचे, इसके चलते जो शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। अजय जी, अब जो है छत्तीसगढ़ में आपको लेके आना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है जो ज्योत्सना महंत है, एक वही सीट जो जीत रही है कांग्रेस पार्टी, हार रही है सरोज पांडे। पारक जी, इसमें मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि सरोज पांडे जो है जिस तरीके से उनको वहां से टिकट दी गई थी, तभी से कहा जा रहा था कि शायद गलत जगह उनको भेज दिया गया है। और सरोज पांडे का हारना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता रही है, विभिन्न पदों में रही है, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है। क्या एक कारण आप देखते हैं सरोज पांडे जैसा चेहरा अगर हार रहा है, महंत को कोई नहीं गिरा पाया, क्या उनका कर बरकरार है? उनकी वो है या तो प्रत्याशी जो चयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी? क्या देखते हैं आप? अजय जी, इस सवाल को आपसे दूंगा जी। कोरबा की सीट में सरोज पांडे जी के जाने से एक अच्छी लड़ाई लड़ी गई, जीतने के चांस
सरोज पांडे के भी थे और परिस्थितियां थोड़ी बहुत अनुकूल प्रतिकूल हुई। उस परिस्थिति में कांग्रेस को भी लाभ मिल सकता है, ये दिखता था। लेकिन जैसे अभी मुझे जानकारी है कि कोरबा विधानसभा में सरोज जी लगभग 50,000 वोट से आगे हैं। पिछली बार भी ज्योतिरानंद दुबे वहाँ हारे थे, है ना, कोई घटना घट नहीं गई। मतलब ज्योतिरानंद दुबे न कद्दावार नेता थे, न बहुत ज्यादा परिचित चेहरे थे, एक बीजेपी के प्रत्याशी थे। मात्र इसी ज्योत्सना महंत से 22 या 25,000 वोट से हारे थे। तो पाली तानाखार विधानसभा में 80,000 की बढ़त महंत जी को मिली थी। इस दफे भी ऐसा लोगों का कहना है कि शायद गोंडवाना से एमएलए पाली तानाखार के हैं और मरवाही सीट पहले से भी जोगी जी के प्रभाव की और कांग्रेस के प्रभाव की सीट थी। एमएलए हमारा बना है मरवाही से। इन दोनों स्थानों पर ऐसा लग रहा है कि महंत जी के फेवर में और सरोज पांडे के बीच में अंतर काफ़ी रहेगा और महंत जी को लाभ मिलेगा। हो सकता है 1-2-3 विधानसभाओं में एक तरफा वोटिंग हो गई होगी प्लस माइनस में, और अंतर आप कहीं भी जाकर देखेंगे तो हार जीत का जब अंतर आंकड़ा आएगा तो थोड़े ही वोट का, अगर लोकसभा के इलेक्शन में 20, 25, 30,000 वोट की हार जीत हो गई तो उसको चुनाव ठीक से लड़ा नहीं गया, प्रत्याशी बाहर का हो गया, थोपा गया हो गया। अरे प्रत्याशी तो हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, और पार्टी ने किसी को तय कर दिया, उसको पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार कर लेते हैं। अरे राजनांदगांव में तो इससे उलट अजय जी, जब भूपेश बघेल को यहाँ से उतारा जाता है उसी पर आ रहा था मैं। यही सवाल, तो जब भूपेश जी यहाँ से अगर लड़ सकते हैं, कहीं से भी देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, तो भूपेश बघेल पर सवाल क्यों? एक सवाल। दूसरा, आप गए हुए थे ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे, आप आते ही जो आपने पहली जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, यही थी आपकी प्रतिक्रिया की मुकाबला कांटे का हो सकता है लेकिन मुश्किल सरोज पांडे की होगी। कारण आप तब बता रहे थे, आज मैं पूछना चाहूंगा क्या कारण आपने देखा? जी मयंक सर, कोरबा लोकसभा में हम जब इंडिया टाउन न्यूज जनता की बात में वहां से जनता का रुझान जानने गए थे, तो 2 चीजें हमने देखी। एक तो आम जनता के बीच महंत परिवार जिस सुलभता से मौजूद था, जिस सुलभता से उपलब्ध था, सरोज पांडे उन चीजों से दूर थी। दूसरा, सरोज पांडे स्थानीय कोरबा के स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया। जी, मैंने आपको उस दौरान भी बताया था कि उनके पूरे चुनाव की कमान स्थानीय लोगों के हाथ में नहीं थी, बल्कि दुर्ग और भिलाई से गए लोगों के हाथों में थी। अब वो लोग जो क्षेत्र की विशेषता को समझते नहीं है, क्षेत्र की जरूरतों को समझते नहीं, ये एक बड़ा कारण रहा होगा। दूसरा, यदि फ्लैशबैक में जाके मैं बात करूं तो दुर्ग में भी सरोज पांडे जी का थप्पड़ कांड लोगों को आज भी याद है, आपको भी याद होगा। तो इन दोनों व्यवहार दुर्व्यवहार के चलते भी आम जनता ने शायद नकारा उन्हें। और खूबचंद अंकल की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि जैसा इन्होंने कहा कि हार का अंतर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन राजनीति में कोई उपविजेता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच चलिए अपडेट देता हूं आपको कि विदिशा जो सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 7 लाख वोटों से आगे हैं। मतलब कहा जा सकता है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जो अपेक्षा की जनता की बनाने की नहीं बनाई थी, बावजूद इसके उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए हैं। 7 लाख से अधिक वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीत गए हैं। लालवानी की जो है आगे है, गुना से आपको मैं बता चुका हूँ 5 लाख वोटों से जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, 11 में से 10 सीट पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बढ़त बनाए हुए है। 1 पर कांग्रेस आगे है। 29 की 29 सीटें जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। अब अगर जो है यहाँ की बात करूँ अगर मैं अजय जी,
राजनांदगांव, क्योंकि बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ा था, इसके बाद जो है लग रहा था जिस तरीके से कि अच्छी फाइट देंगे, अगर वो फाइट उस तरीके की नहीं दे पाए। मेरा सवाल है आपसे है कि क्या कारण रहा? क्या बाहरी वाला मुद्दा? इस तरीके से अभी कह रहे थे कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ यही कहा था कि बाहरी प्रत्याशी बुला दिया गया है, पांडे जो होते हैं जैसे एक बार चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान, जब तक चुनाव प्रचार के दौरान हम जब लोगों के बीच गए, हमने लोगों की बातें सुनी, तो उस दौरान मयंक सर ये चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी कि जन जन के बीच ना तो भूपेश बघेल मौजूद रहे और ना जन जन के बीच 5 साल सांसद रहने के दौरान संतोष पांडे मौजूद रहे। भूपेश बघेल जी यदि हारते हैं तो उसका एकमात्र कारण कांग्रेस का भीतरघात हो सकता है, क्योंकि स्थानीय लोगों को जिस तरीके से एक के बाद दरकिनार किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो उसकी खींच कहीं ना कहीं तो निकलेगी। दूसरा, यदि संतोष पांडे जी जीतते हैं तो यह सिर्फ संतोष पांडे जी की जीत नहीं होगी, यहाँ पे यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी का फायदा उन्हें मिला है, क्योंकि ज्यादातर सुलभ हुआ भी नहीं रहे हैं जनता के बीच। जी, तो मतलब अभी भी मोदी फैक्टर जो है आपको राजनांदगांव में दिखाई दे रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो मानना पड़ेगा सर, कुछ क्षेत्रों में तो है। छत्तीसगढ़ में जहाँ 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत चुकी है या फिर जीत जाएगी देर शाम तक, तो छत्तीसगढ़ में तो मोदी फैक्टर को मानना पड़ेगा। इसलिए भी मानना पड़ेगा, भोजराज नाग है, महेश कश्यप है, रूप कुमारी चौधरी है, कमलेश जांगड़े हैं, इनकी जीत को सीधे तौर पे मैं तो कम से कम मोदी मैजिक से जोड़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं खूबचंद पारक जी से जानना चाहूँगा, नेशनल फिगर पे बात करूँगा। पारिक जी, जिस तरीके से कांग्रेस अभी से खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि डोरे डाल रही है नीतीश कुमार पर, क्योंकि वो पाला बदलने में माहिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से जो है चंद्रबाबू नायडू को भी जो है फोन किया गया है, उनसे संपर्क साधा गया है, बात की जा रही है। क्या ऐसे में नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो पाला बदलने में माहिर हैं, अगर उन्हें एक बड़ा पद, क्योंकि जो महागठबंधन जो है जो इकट्ठा किया हुआ था, ये सारा कुछ किया हुआ है, ये अलग बात है कि फिर वे आपके साथ आ गए। ऐसे में विश्वसनीयता की अगर बात करते हैं तो कितने विश्वसनीय है, और अगर चले जाते हैं तो फिर इसके बाद क्या परिदृश्य आपको पारिक दिखाई देता है? देखिए, पहले तो मैं अजय सोनी ने जो बात कही उस पर आना चाहता हूं कि मोदी मैजिक किसी दल का जो व्यक्ति नेतृत्व करता है, उसकी नेतृत्व क्षमता, उसके कार्य क्षमता का भी जन सामान्य के ऊपर असर होता है। मोदी जी ने बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुँचता है, वो 1 रुपया भेज के 1 रुपया पहुँचाने का भी काम किया। मुद्रा बैंकिंग के आधार पर क्या बोलते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की। मेक इन इंडिया के माध्यम से अपनी ज़रूरतों के अलावा अरबों खरबों का विदेशों में हमने शस्त्र का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से गांव की महिलाओं को जो लकड़ी से फूंकती थी और धुआं से उनका शरीर खराब होता था, उसका भी निदान किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो लैंगिक विषमता थी उसको दूर करके महिलाओं को समाज में बराबरी पे ला के खड़ा करने का काम किया। लोकसभा में, विधानसभा में, चुनाव में 33% का आरक्षण तय किया। सब जनता जानती है। मोदी मैजिक तो उत्तर प्रदेश में भी था, कुछ परसेंट जब आप आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि वोट का परसेंट भी नेरो है, हार जीत हो गई। और मोदी मैजिक तो है ही है, चाहे छत्तीसगढ़ में जीतो चाहे कहीं जीतो। और विकास का मुद्दा मोदी की गारंटी ही प्राथमिकता है। अगर जातीय समीकरण चलते
तो रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से नहीं जीतती चुनाव। नहीं, मेरा सवाल जो समझे ना? मेरा जो सवाल था, दूसरा आपका जो विषय है कि हमारा अलायंस है। अब हमारे अलायंस में टूट फूट के लिए जो आज ही प्रयत्न चालू कर दिया है कि हम नीतीश कुमार से बात करेंगे। अरे कल तक तो बोल रहे थे इस नीतीश के तरफ क्या बोलते हैं देखना नहीं है, और नीतीश जी ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि ये आगे पीछे इधर उधर आने जाने का जो सिलसिला है मैंने सब बंद कर दिया है। अब अंत तक, अपने जीवन के अंत तक, अभी कहा है ताजा कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। तो हमको तो उनकी बातों पर विश्वास है और कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस करे ना, हमको उस पर क्या आपत्ति है। आप अभी बार बार कह रहे थे कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल को वो बाहरी कहा। बीजेपी के लोगों ने कभी बाहरी नहीं कहा, बल्कि हमने कहा कि ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है। 5 वर्षों में भूपेश बघेल ने जो राजनांदगांव को खंडित किया, तोड़कर खैरागढ़ जिला बनाया, तोड़कर मानपुर मोहल्ला तो हमारे प्रस्ताव में भी था। नक्सली एरिया होने के कारण कंट्रोल की दृष्टि से कलेक्टर, एसपी और अन्य व्यवस्था वहाँ हो जाए तो नक्सलियों पर नियंत्रण होगा। बनाया, राजनांदगांव के कार्यालयों को यहाँ से हटा दिया। नांदगांव में जो तैयार स्टेडियम था उसको कंप्लीट करने की बजाय रमन सिंह का गुणवत्ता विहीन काम, राजनांदगांव में तैयार मेडिकल कॉलेज था उसमें डॉक्टर और अन्य की नियुक्ति करके जनहित में उसका उपयोग शुरू करने की बजाय उसको खंडहर करने का षड्यंत्र रचा। नांदगांव की जनता एक एक जन, आप मानिए अभी जो लीड है मेरे हिसाब से 60-70 हजार से संतोष पांडे जीत सकते हैं, लेकिन उसमें 60,000 का योगदान ये राजनांदगांव के जिला मुख्यालय राजनांदगांव विधानसभा से छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जनप्रिय नेता रमन सिंह जी जो 45,000 से जीते थे उसकी तुलना में 60,000 से जीते हैं। राजनांदगांव जनता ने अपनी अपमान का बदला लिया है और भूपेश बघेल के यहाँ से चुनाव लड़ने को एक मौका माना है और जिद्द के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पे जाकर काम किया है और मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो हमारा कमिटमेंट था वो धरातल पर जाकर इम्प्लीमेंट हुआ 3 महीने के अंदर। उसके कारण हम छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बढ़त लेने में सफल हुए हैं। और ये तो कुछ दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि 11 में 11 की बजाय 10 भी आया है तो बहुत बड़ी संख्या है। पिछली बार हम 9 थे, इस बार 10 हैं। खूबचंद अंकल से आप ही के जवाब के ऊपर एक सवाल है। आपने कहा संतोष पांडे 60 से 70 हजार से जीत सकते हैं। चलिए मैं 80,000 के आंकड़े पर जाता हूँ कि यदि वो 80,000 के आंकड़े पर भी जाते हैं, तकरीबन 45,000 की लीड विधानसभा में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनांदगांव में थी। पंडरिया में भी उसी हिसाब की लीड थी, कवर्धा में भी उसी हिसाब की लीड थी। बाकी 5 विधानसभा को यदि छोड़ दें तो उसके बाद भी क्या लोकसभा भी केवल 3 ही विधानसभा के बनिस्बत जीता जा रहा है? यदि पिछले, इसमें और आगे बढ़ूंगा, यदि पिछले रिजल्ट के हिसाब से, पिछले आंकड़ों के हिसाब से यदि इस बार देखा जाए तो क्या वोट परसेंट जो कम होंगे, जीत का अंतराल जो कम होगा, क्या वो भविष्य के लिए भाजपा के लिए नुकसानदेह नहीं है? देखिए अभी रिजल्ट थोड़ी देर में पूरा सामने आ जाएगा, कौन से विधानसभा में कितने की बढ़त है। हम अभी जो हाल में विधानसभा के इलेक्शन संपन्न हुए उसमें हमने राजनांदगांव, कवर्धा और पंडरिया में जीत हासिल की थी। अभी मैं निकला जब तक के जो आंकड़े थे उसमें हम कवर्धा में नैरो मार्जिन से आगे थे। हमारा 40,000 का अंतर था, वहाँ पर काफ़ी कम अंतर से आगे थे। पंडरिया में हम माइनस की स्थिति में थे। खैरागढ़ हम हारे थे, खैरागढ़ 8 से 10,000 से हम जीत रहे हैं। डोंगरगांव हारे थे, हम लगभग 12 से 15,000 से डोंगरगांव जीत रहे हैं।
मतलब हारे थे। डोंगरगढ़ हम हारे थे, 7-8 हजार से डोंगरगढ़ हम जीत रहे हैं। खुज्जी हम लगभग 28-30 हजार से हारे थे, अभी लगभग 10-11 हजार की मार्जिन से हम हार रहे हैं वहां पर। तो लगभग एक सीट जो हमारी थी उस पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिख रही है, और बाकी जो कांग्रेस के कब्जे में सीट थी वहां से भी हमने लीड लिया है हम। और मानपुर मोहल्ला में भी एक अच्छे अंतर से कांग्रेस को, जो पिछली बार बढ़त थी 30-32 से, अभी भी 15-20 हजार यानी कम ही हुआ है, मिल रहा है। इसलिए ओवरऑल में जीत का आंकड़ा जो है हमारा, अगर 70, 80, 60 जो भी है, जीत का आंकड़ा। संघर्ष भी था, कांग्रेस का सबसे कद्दावर नेता यहाँ से इसी उम्मीद से चुनाव लड़ने के लिए आया था कि ये मेरे लिए बहुत आसान सीट रहेगी, हैं। बाद में उनकी नींद हराम हो गई शायद चुनाव के दरमियान, और रिजल्ट तक ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे भूपेश बघेल। लोकसभा चुनाव से हट के एक मेरा सवाल है कुछ राजनांदगांव का अविभाजित जिला, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और खैरागढ़, यह सीधे तौर पर बीते 15 सालों तक सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र माना जा रहा है। ऐसे सर, इस पे आप भी ध्यान दें कि ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या कारण है कि जहां पूरे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, वहां पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता डॉक्टर रमन सिंह जी के ही क्षेत्र में केवल एक सीट जीतकर संतोष करना पड़ा। देखिए, जब 2003 में हमारी पहली बार सरकार बनी, उस टाइम भी हमने बहुमत प्राप्त किया, 52 सीट मिली थी। और संयोग से उस टाइम मुंगेली से लेकर पंडरिया, कंवरधा, खैरागढ़, वीरेंद्रनगर, पंडरिया, ये जो सब सीटें थी, 6-7 सीटें जो हमारे आसपास की सीटें थी, और भविष्य में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के ही बनने के अवसर थे, उसके बावजूद भी जो समीकरण बने उसमें हम ये सीटें हार गए। सरकार बनी 52 सीट के साथ में, फिर 50 सीट, 51 सीट के साथ में बनी सरकार। हमने धान खरीदा, धान का पर्याप्त भाव दिया, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा दिया, हमने बारदाने की सुविधा की, सब प्रकार की सुविधा करके एक विश्वसनीय सरकार चलाने की कोशिश की। उसके बाद भी तीसरी बार जो आई तो 49 सीट में सिमट गए 50 सीट में, और 50 सीट में सिमटने के बाद भी चौथी बार बीजेपी की सरकार बनती तो इनके झूठे घोषणा पत्र और अन्य के चलते जनता के बीच संतोष किया। रमन सिंह ने तो बहुत दे दिया, अभी नए लोग आने वाले हैं, ये कुछ नया देने वाले हैं, तो इन पर विश्वास कर लो। हम धान खरीदते थे, और जहाँ पर धान पैदा होने वाला क्षेत्र है वहीं पर बीजेपी चुनाव हार जाती थी। इसलिए कई मुद्दों का असर नीचे तक हुआ कि नहीं हुआ, उस टाइम उस जगह का क्या समीकरण था, ये समय के साथ चलता है। अपोजिशन में ये अजय तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इसको मालूम भी है कि मैं 1992 से बीजेपी का अध्यक्ष था, और जब 95-96 में पहली बार सीधे इलेक्शन, बहुत साल के बाद, नांदगांव नगर निगम बनने के बाद इलेक्शन हुए और दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो हमने पूरे मध्य प्रदेश में राजनांदगांव और भोपाल 2 नगर निगम था जहां पर दिग्विजय सिंह की सरकार होने के बाद हमने कब्जा प्राप्त किया। 22 हमारे पार्षद चुन के आए। पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला पंचायत राजनांदगांव का था जहां 24 में 12 उस अपोजिशन के टाइम में हम प्रयत्न करके जिद्द और जुनून से काम करते थे। कोई साधन नहीं था लेकिन जिद्द था, उसके चलते हमने कब्जा करके बताया। 3 विधायक चुन करके आए, हमारी सरकार बनी बाद में, और इधर क्या बोलते हैं, एक सांसद हमारा बन के आया। तो संगठन का कभी कभी पैनापन भी काम आता है, और कभी कभी सरकार बनने के बाद सरकार के भरोसे संगठन हो जाता है, तो थोड़ा सा जो एक आलस्य मुद्रा समझ लीजिए वो आ जाता है, तो उसका नुकसान होता है। तो सरकार के चलते कुछ सब कुछ सरकार कर लेती है, सब कुछ कलेक्टर कर लेते हैं,
हर आयोजन में भीड़ जुटाने का काम भी कलेक्टर कर लेगा। संगठन की उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत नहीं है, मंच पर जाकर बैठना है, केवल देखना है। इसके कारण थोड़ी शिथिलता आई थी, जिसके कारण थोड़ा सा जो चुनाव की दृष्टि से 1 सीट 2 सीट, अभी 1 सीट आई, इसके पहले 2 सीट आई थी हमारे 4 सीटों में। ये सीटें कम बेसी चलती है और भविष्य में ऐसा भी हो सकता है चमत्कारिक अवसर आए और ये जो कमियां हैं उसको हम फिर भीड़ के काम करेंगे, फिर जिद्द के साथ काम करेंगे, फिर हम सारे लोग मिलकर जो नुकसान हुआ उसकी समीक्षा करेंगे, तो सब सीटों पे जीत सकते हैं चुनाव। चलिए, इधर आपको बता दूं कि चिंतामणि महाराज जो है चुनाव जीत गए हैं और लगातार जिस तरीके से बताऊं कि राजेंद्र साहब जो है पीछे चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं कांग्रेस में। वहीं शिव डहरिया जो है वो अभी पीछे चल रहे हैं, जिनका उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को। इस तरीके से अभी जो फाइनल टेली जो बता रही है अजय जी 11 में से 10 भारतीय जनता पार्टी, 29 की 29 हमारा जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एनडीए में। क्या नहीं लगता कि जो है इन दोनों राज्यों को छोड़ दिया जाए, ये जो 296 का जो चुनाव है जी, और आज भी चिंतन करना होगा। बिल्कुल, समय भी लगभग 4:30 बजने को है और मुझे लगता है मैम सर कि अब ये बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होगी, ये निर्णायक रुझान है। जी 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 जी। चलिए, इन्हीं फाइनल जो अभी नतीजे आ रहे हैं, इस फाइनल टैली के साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम होते हैं हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ ही देश की हर सीट का हर पल अपडेट। कौन है किसके आगे, किसने मारी बाजी, जनता ने किसके सर पहनाया ताज और किसके किया खारिज। देखेंगे सबसे तेज नतीजे सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। देश की बड़ी सीटों से लाइव और स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषण, राजनीति के जानकारों की टीम से हर जीत पर चर्चा। नतीजे सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैतरों से आपको करने बाखबर। देखिए मेरे साथ जराइम, हर रविवार रात 8 बजे। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मार। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम। देखिए मेरे साथ टाउन पॉलिटिक्स, रात 8 बजे। संस्कार धानी से लेकर बस्तर तक की खबर, साथ में दुर्ग और इस्पात नगरी भिलाई के समाचार। इंडिया टाउन न्यूज लेकर आ रहा है अपना खास बुलेटिन शाम 6 बजे। संस्कार धानी से बस्तर तक का सफर वाया दुर्ग भिलाई। देखिए आपकी अपनी खबर सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। संस्कार धानी टू बस्तर वाया दुर्ग भिलाई। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर। हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।
स्वागत है एक बार फिर इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। आप सभी का लगातार महाकवरेज जारी है। 296 पर एनडीए, वहीं अभी जो फाइनल टैली दिखाई दे रही है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। 230 पर है INDIA, 17 पर है अदर्स। एक चीज़ जो है, मेरे साथ खूबचंद पारक जी हैं, पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान की जीवटता पर मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका निजी भी जो रहा है उनके साथ बहुत अच्छा जान पहचान के साथ आना जाना उठना बैठना रहा है। पारक जी किस तरीके के नेता हैं? उनको जबकि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, बावजूद इसके 29 की 29 सीट दिलाने की जो बात कर रहे थे उन्होंने दिलाई भी पूरी तरीके से। मेहनत जो है साफ नजर आ रही है। किस तरीके के नेता आपके लिहाज से या आपकी नज़र में जो है शिवराज सिंह चौहान? पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का कब क्या उपयोग करना है ये तय करती है। इस दफे उच्च नेतृत्व ने पहले से तय कर रखा था। विधानसभा चुनाव के टाइम में काफ़ी हल्ला था कि अगर शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है जी। तो थोड़ा सा उस वायुमंडल को चेंज करने के लिए कई सांसदों को लड़ा करके जी जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई कि शिवराज नहीं तो इनमें से कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। जी। चुनाव लड़े, परिणाम आया और उससे हटकर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बना दी जी। लेकिन केवल मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने से हम मध्य प्रदेश में 29 सीट नहीं पाए जी। वहाँ जो टीम वर्क है, सारे लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, समर्पित होकर कार्य करते हैं, जिद्द से काम करते हैं। शिवराज जैसा नेतृत्व है जी। वर्षों से शिवराज जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं उनसे सीनियर था जी। वो विद्यार्थी परिषद में थे, फिर युवा मोर्चे में प्रदेश के सहमंत्री बनकर वो राजनांदगांव आते थे। राजनांदगांव के चावल उत्सव में जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने अपनी बात ही शुरू की कि मैं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में उतरता था और रिक्शे वाले को कहता था कि खूबचंद पारक के यहाँ ले जाओ। तो एक जिस व्यक्ति का ये करीबी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जीवट संपर्क हो। जी बिल्कुल। मैंने दिल्ली में करीब बंटवारे के बाद 7 साल बाद मेरी मुलाकात हुई। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा कार्यक्रम था। नमस्कार शिवराज जी, पहचाने? तो उनका उत्तर था, खूबचंद पारक को ये बोलना पड़े मुझे पहचाने। जी जी। ये उत्तर होता था। आज ये अदा है। आज 5-5 साल 10-10 साल से जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके पास आके 1 आध साल बाद जाके आप खड़े हो जाइए जी तो आपको बताना पड़ेगा मैं अजय सोनी। बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना, ये विशेषता थी। जमीन से जुड़े हुए थे, कई पद यात्राएं की जी, कई पद यात्राएं की उन्होंने। 1 to 1 जोड़ने का काम किया। जो छत्तीसगढ़ में चमत्कारिक निर्णय विधानसभा में आए हैं जी, उसमें उनका जो लाडली बहन का मॉडल था उसी मॉडल में महतारी वंदन आने से एक चमत्कार यहाँ पर भी हुआ है। और आगे पीछे चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए जी, चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, चुनाव के परिणाम अच्छे कैसे आएंगे, ये सोचते थे और पार्टी के लिए हमेशा सोचते थे। लोग भले बोलते हैं कि मुख्यमंत्री से हटा दिया, लोग दुखी हैं लेकिन शिवराज दुखी नहीं थे। एक आखिरी सवाल जो अधूरा रह गया था अजय जी, पारक जी से, शायद आपको भी उस जवाब का इंतजार हो जी, कि जो दूसरी पार्टियों से नेता आए, खासकर भारतीय जनता पार्टी से, उनको टिकट दे दी गई। चिंतामणि महाराज को छोड़ दिया जाए, वे जीत रहे हैं, छोड़ क्यों दिया जाए? कांग्रेस से आए हैं, जीते हैं। क्या बाकी की जगह में अगर बात करें पारक जी, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और वे नेता जो टिकट की राह देख रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा कि दूसरी पार्टी से आए और टिकट पा लिया। इसके कारण भी क्या ये आंकड़े या जो गिनती है ये थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है पारक जी? देखिए, हमारा सूत्र वाक्य रहा है चरैवेति चरैवेति जी, इसलिए हम लोग के यहाँ विश्राम नाम के कोई शब्द नहीं है। हम लोग संगठन का काम, चुनाव हारते हैं तो भी उसी वेग से आगे की तैयारी में लगते हैं, जीतते हैं तो अगली बार की जीत के लिए हमको क्या करना चाहिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार
2 बार लगातार हमने दिल्ली में सरकार बनाई। तीसरी बार हमारी मान्यता थी कि सरकार बनाना हमारे लिए कोई सामान्य बात नहीं रहेगी बल्कि चुनौती रहेगी। 303 सीट हमारी और एनडीए की सीट मिलाकर जो 350 से प्लस सीट थी, उसमें बहुत सी सीटें इनकन्वेंसी के कारण हम हार सकते हैं। जैसे ही सरकार बनी, सेकंड डे हमारे जो बड़े नेता होते हैं, 10, 5, 15 लोगों का कोर ग्रुप स्पेशल होता है, उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया कि ये 304 को मेंटेन करने के लिए आखिर हमको क्या करना चाहिए। तो 140-45 सीटें थी जहां पर हम सेकंड नंबर पे थे। 5 साल लगातार उन सेकंड नंबर की सीटों को जीतने की हमने तैयारी की। दूसरा, राम मंदिर के विषय को लेकर जब कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और जब जगह जगह शोभा यात्राएं निकली, उसमें लोग शामिल हुए, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आदेश की अवहेलना करके उस कार्यक्रम में बहुत सारे हिंदू लोग कांग्रेस के, अगर 4000 लोग थे तो 1000 जरूर कांग्रेस के लोग थे जो हिम्मत करके उस शोभा यात्रा में शामिल हुए, उस पूजा में और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, लोकल पूजा अर्चना मंदिरों में जाने के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो एक प्रोग्राम बना कि इस वातावरण में जो लोग दुखी हैं, जिनके दिमाग में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने को रोकने का काम हमारा उच्च नेतृत्व ने किया, उसका अंदर से जिनको विरोध था, चलिए राम को आने का सिलसिला चालू हुआ। हो गई। मेरे सवाल का शायद सीधा जवाब पारक जी नहीं मिल पाया है। चलिए चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। फिलहाल एक बार आपको फाइनल टैली बताऊंगा। एनडीए 296 पर कांस्टेंट है, आईएनडीए 230 पर स्थित है। ये लगभग ये फाइनल नतीजे हैं जो रिजल्ट में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर से तोखन साहू 12,000 वोट से 92,000 आगे हैं, 92,000 वोट से आगे हैं। महासमुंद में 1,32,000 वोट से हैं आगे भारतीय जनता पार्टी। तोखन साहू बिलासपुर से 1 लाख वोट से आगे हैं। इसी तरह की अपडेट लेकर थोड़ी देर में, कुछ देर में हम फिर होते हैं हाजिर। फिलहाल खूबचंद पारक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। अजय जी, सिलसिला आगे और रहेगा, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक।